बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ये टॉपिक आपके CSS, PMS, PCS से रिलेटेड है और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वॉर से रिलेटेड कि वॉर क्यों होती है, क्या सबब, क्या वजूहात बनते हैं कि जब वॉर होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है बट आपको इस टॉपिक की प्रॉपर समझ आएगी। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वॉर की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सरल ने 1912 में डिफाइन किया था वॉर को कि पॉलिटिकल एक्ट है, ये एक पॉलिटिकल एक्ट है बाय मीन्स ऑफ विच स्टेट्स अनएबल टू एडजस्ट अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग देयर ऑब्लिगेशंस, राइट्स और इंटरेस्ट रिजॉर्ट टू आर्म फोर्स टू डिसाइड विच इज़ द स्ट्रॉन्गर एंड मे देयरफॉर इम्पोज इट्स विल ऑन दी अदर। जब आपके किसी दूसरे स्टेट के साथ यानी दूसरे मुल्क के साथ डिस्प्यूट्स होते हैं, जब वो रिज़ॉल्व नहीं होते और आपको कुछ इंटरेस्ट या राइट्स या ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब उसमें नज़र आते हैं या आपकी बात नहीं मानी जाती, तो फिर आप वॉर की तरफ जाते हैं और वॉर में ऑब्वियसली आप आर्म फोर्सेस का यूज़ करते हैं और एक ना एक ने तो जीतना है और जो जीतेगा सो उसको क्या, वो अपने विल को इम्पोज कर सकता है दूसरे स्टेट पे जिसको उसने हराया होता है। ये वॉर की एक शॉर्ट डेफिनेशन थी। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ वॉर, यानी इसके हमारे पास दो कंसेप्ट है। सबसे पहला है कन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ वॉर। कन्वेंशनल कंसेप्ट क्या है? कन्वेंशनल वॉरफेयर इज़ अ फॉर्म ऑफ वॉरफेयर कंडक्टेड बाय यूजिंग कन्वेंशनल वेपन्स एंड बैटलफील्ड टैक्टिक्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स इन ओपन कन्फ्रंटेशन। देखो इसमें क्या है, इसमें आर्मी की बात की गई है, मिलिटेंट्स की बात की गई कि जब वो आपस में या आमने सामने होते हैं और लड़ते हैं, ठीक है, टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, बैटल फील्ड होती है यानी मैदान होता है, ठीक है। द फोर्सेज ऑन ईच साइड आर वेल डिफाइंड एंड फायर बाय यूजिंग वेपन्स। दोनों वेपन्स का यूज़ करते हैं दैट टारगेट प्राइमरली द ओपोनेंट्स मिलिट्री। ऑब्वियसली ओपोनेंट मिलिट्री को टारगेट करते हैं, ठीक है। इट्स नॉर्मली फोर्ट बाय यूजिंग कन्वेंशनल वेपन्स, और कन्वेंशनल वेपन्स का यूज़ किया जाता है मीन्स जैसे असला वगैरह है, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है, बंदूकें वगैरह हो गई, ठीक है, नॉट केमिकल। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोट करनी कि ये जो केमिकल्स हैं, बायोलॉजिकल है, रेडियोलॉजिकल है और न्यूक्लियर वेपन्स, इसका यूज़ नहीं किया जाता किस चीज़ में, कन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ वॉर में। आगे क्या था? द जनरल पर्पज़ ऑफ कन्वेंशनल वॉरफेयर इज़ टू वीकन और डिस्ट्रॉय द ओपोनेंट्स मिलिट्री। इसका मकसद क्या है, यानी जो ओपोनेंट मिलिट्री उसको तबाह करना है, उसको कमज़ोर करना है। which negates its ability to engage in conventional warfare in forcing capitulation. However, one or both sides may eventually resort to unconventional warfare tactics. तो इसमें एक ऑब्वियसली एक ना एक ने तो हार मानना है या उसको हराया जाता है। तो ये था कन्वेंशनल वॉरफेयर का सिंपल कंसेप्ट। ये है कि इसमें हम मिलिट्री का यूज़ करते हैं दूसरे स्टेट पे। दूसरा है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वॉर। इसका क्या मतलब है? द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वॉर encompasses a broader spectrum or conflict beyond traditional military engagements। देखो मॉडर्न कंसेप्ट ये बिल्कुल इसके इससे डिफरेंट है। ये जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है इसमें हम जो प्रोपेगेंडाज वगैरह होते हैं, इंफॉर्मेशन आइडियोलॉजिकल हो गई या पॉलिटिकल या सोशल, इसका यूज़ करते हैं। मींस डायरेक्ट हम मिलिट्री नहीं भेजते, हम फेक न्यूज़ वगैरह फैलाते हैं। आगे भी कुछ इसके एग्जांपल्स होंगे। इट इंक्लूड्स एलिमेंट लाइक साइबर वॉरफेयर। इट मींस साइबर वॉरफेयर, ठीक है, इकोनॉमिक कोएर्जन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इट मींस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना किसी मुल्क के ख़िलाफ़, ठीक है। ये मॉडर्न वे है किसी मुल्क को जो है तबाह करना या उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना। एंड डिप्लोमेटिक प्रेशर, या आप डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है उस पर इम्पोज कर सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर ऑफन फोकसेज ऑन इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क्स एंड एक्सप्लॉइटिंग vulnerabilities in both physical and vital domains. It's about leveraging multiple dimensions of power to achieve strategic goals। तो इसका मकसद भी यही है कि जो आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं उसको हासिल करना। आप एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है, चाइना अमेरिका की, जैसे एक दूसरे पे जो है इल्ज़ामात लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिया में कुछ होता है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है, क्यों? ताकि उसको कमज़ोर किया जाए इंटरनेशनल मीडिया पे, यानी जो दुनिया भर में, ताकि उसको जो है उसका इमेज जो है ख़राब किया जा सके। इसी तरह पाकिस्तान भी यही करता है और इसी तरह अमेरिका है वो चाइना या रशिया के इस तरह।
लाइक आपके सामने डिफरेंट एग्जांपल्स है, आप खुद सोच सकते हैं कि मॉडर्न वॉर में कौन कौन से मुल्क जो है आ जाते हैं। अब आते हैं कॉजेज़ और कॉजिशन ऑफ वॉर, यानी वॉर की सबब क्या है, किस वजह से वॉर्स होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार बस डिस्प्यूट्स होते हैं, नो, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं। ये वीडियो मैंने बताया ना कि थोड़ी लंबी हो सकती, बट आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। बड़ी मेहनत से मैंने ये स्लाइड्स बनाए हैं और डेफिनेशन वगैरह फाइंड आउट किया है जस्ट फॉर यू पीपल। सो सबसे पहला कंसेप्ट है इंडिविजुअल, यानी इनफरादियत की बात की गई, एक बंदे की बात की गई, एग्रेसिव लीडरशिप। अब इंडिविजुअल में 3 कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहला है एग्रेसिव लीडरशिप। एग्रेसिव लीडरशिप क्या है? अ पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर में मेक डिसीजंस दैट लीड टू कन्फ्लिक्ट ईदर थ्रू एग्रेशन और मिसकैलकुलेशन। ये एक लीडर की वजह से ये वॉर होती है, मतलब लीडर जो चाहता है वो कर लेता है। लीडर ने कहा कि भाई वॉर जो है हमने स्टार्ट करनी है इस मुल्क के ख़िलाफ़, तो सारे यकजा हो जाते हैं और इस तरह वॉर जो है स्टार्ट हो जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है एडोल्फ हिटलर एक्सपेंसिज्म। एज द लीडर ऑफ नाजी जर्मनी, Hitler pursued an aggressive foreign policy aimed at expanding Germany territory and influence. His actions, including the annexation of Austria और इसी तरह द ऑक्यूपेशन ऑफ ज़लोवेस्किया, ये नाम अजीब नाम है, एंड द इन्वेजन ऑफ पोलैंड अल्टीमेटली लीड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, हिटलर ने भी यही किया था। उसकी पॉलिसीज़ क्या थी? आपने अगर वर्ल्ड वार 1 पढ़ा है, वर्ल्ड वार 2 पढ़ा है, तो वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी को शिकस्त हुई। ठीक है, अब जर्मनी पे कुछ लाइक हम कह सकते हैं जो चार्जेस वगैरह होते हैं, यानी एक अमाउंट रखना कि आपने इतनी अमाउंट हमें देनी है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार 1 भी आपकी वजह से स्टार्ट हुई थी। तो जर्मनी को ये भी बताया गया कि भाई आप अपनी आर्मी नहीं बना सकते, आप पे जो है इतने पैसे रखे गए हैं। ठीक है, और ये फैक्ट है कि जर्मनी ने वही अमाउंट 2010 में जो है पे की थी। इट मीन्स इतनी बड़ी अमाउंट थी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते 100 साल के बाद उसने वो जो कर्ज़ा नहीं, एक जो चार्ज इन पे रखा गया था, यानी जो चार्ज था, ठीक है, वो जो है उसने 2010 में पे किए, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट थी। तो जर्मनी में लाइक हिटलर ने भी यही किया, उसने चुपके आर्मी बनाई। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 में, वर्ल्ड वार 1 के बाद, और इस तरह जो इसके इलाके थे, जो इसने कहा कि यार ये मेरे पहले अंडर आते थे, यानी जर्मनी के अंडर आते थे, तो इन्होंने उस पर जो है वॉर स्टार्ट की। तो ये इस किसकी एग्जांपल है? बेस्ट एग्जांपल है एग्रेसिव लीडरशिप की। अब ये हिटलर जो था ये एक एग्रेसिव लीडर था। इसी तरह आप मोदी की भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, aggressive public or masses have been mobilized for war for various reasons including nationalism, religious fervor, territorial expansion, economic gain and ideological conflicts. अवाम को भी समटाइम्स लाइक वो जो है वॉर की तरफ जाते हैं, मतलब लीडर ने चाहे उसे प्रोवोक किया हो या ना किया हो, लेकिन फिर भी वो वॉर की तरफ जाते हैं। उसकी एक डिफरेंट रीजंस होते हैं, जैसे नेशनलिज्म, रिलीजियस fervor, टेरिटोरियल, यानी रिलीजन की वजह से, ठीक है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वजह से, इकोनॉमिक गेन की वजह से, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है, देखो 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, एग्रेसिव लीडर, एग्रेसिव पब्लिक, और लास्ट में जो है कॉग्निटिव बायसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉग्निटिव बायसेस का मकसद क्या है? मींस कॉग्निटिव बायसेस आर लाइक, इसकी एक प्रॉपर डिफिनीशन ये है कि कॉग्निटिव बायसेस आर लाइक tricks our brains play on us that can sometimes make us think or act in ways that might not be completely accurate or logical. Example ईरान। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल इसकी ईरान है, ईरान और इंडिया दोनों, स्पेशली मोदी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कॉग्निटिव बायसेस में, कॉग्निटिव बायसेस में क्या है? कॉग्निटिव बायसेस उस चीज़ को कहा जाता है, मतलब आपके माइंड में ये चीज़ रखी जाती है कि ये जो मुल्क है इसके लोग इस तरह है, और आप वो चीज़ बग़ैर रिसर्च के, बग़ैर पूछताछ के उसको मान लेते हो। जैसे ईरान की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। ईरान क्या है? ईरान कहता है कि भाई यूएसए हैं या सऊदी अरबिया है, जब भी वो कोई स्टेप इनके अगेंस्ट उठाता है, यानी कोई अच्छा स्टेप भी हो, तो ये लोग कहते हैं कि ये जो है हमारे अगेंस्ट स्टेप है। अब ये क्यों? क्योंकि ईरान की आवाम के माइंड में ये चीज़ बिठाई गई है कि ये चीज़ जो है आपके साथ होनी है, यानी ये एक कॉग्निटिव बायसेस के बेस पे है। ठीक है, बायसेस का अगर हम मतलब देखें, तहस्सुब को कहते हैं, उर्दू में तहस्सुब को कहते हैं। इसी तरह मोदी हैं, मोदी भी अगर मुसलमानों के, अब यहाँ पे मोदी के हम थोड़े फेवर में बात करेंगे,
मोदी अगर क्या कहते हैं कोई अच्छा स्टेप भी उठाते हैं ना, तो अगर मुसलमानों के मुसलमानों के लिए कोई अच्छा स्टेप उठाते हैं तो फिर भी हम उसे क्या कहेंगे, यानी जो यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम है या कोई भी दुनिया में जो अवाम है वो कहेंगे कि यार ये तो मुसलमान, या जो इंडियन मुस्लिम है वो ख़ुद कहेंगे कि यार ये तो हमारे अगेंस्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव बायसेस हैं। अब ऑब्वियसली जब आप सरकार में आते तो आप अपने पास्ट को भी समटाइम्स बुला लेते हैं। कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ लीडर्स नहीं बुलाते। तो अब मोदी ने पास्ट में जो मुसलमानों के साथ किया था वो सबको पता है, जैसे गुजरात में उसने जो किया था वो सबको पता है। लेकिन अगर वो अब वज़ीर-ए-आज़म है और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए मुसलमानों के लिए, तब भी लोग कहेंगे कि नहीं यार ये तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाएगा, यानी ये जो स्टेप इसने उठाई है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव बायसेस के बेस पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ है। पहला कंसेप्ट जो कॉजेशन ऑफ वार है वो है इंडिविजुअल, जिसमें एग्रेसिव लीडर है, एग्रेसिव पब्लिक है और कॉग्निटिव बायसेस है। दूसरा पॉइंट है स्टेट एंड सोसाइटी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, सबसे पहला जो स्टेट और सोसाइटी में जो पहला कंसेप्ट आता है वो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। सो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट इसने ये कंसेप्ट दिया था, हु रोट अबाउट द आइडिया इन हिज एसे परपेचुअल पीस इन 1795। The democratic peace theory suggests that democracies are less likely to go to war with each other compared to one other forms of government. This theory proposes that because democratic governments are accountable to their citizens and operates with transparency and checks and balances, they are less likely to resort to armed conflicts to resolve disputes with other democracies. It's not a guarantee that democracies will not go to war, but rather a statistical trend suggesting that democratic countries tend to have more peaceful relations with one another. सिंपल डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का कंसेप्ट ये है कि जो हमारे पास जैसे यहाँ पे अगर स्टेट में मतलब इसका कंसेप्ट ये है कि अगर स्टेट में डेमोक्रेसी नहीं होती, डिक्टेटरशिप होती है, तो स्टेट जो है वॉर की तरफ जाती है। यानी ये जो थ्योरी है ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, ठीक है, डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट है। तो ये क्या कहती है, अगर स्टेट में डेमोक्रेसी नहीं होती, डिक्टेटरशिप होती है, तो स्टेट जो है वॉर की तरफ जाती है। अगर डेमोक्रेसी होगी तो जब वो वॉर में जाएंगे तो वो जवाबदेह होंगे अपने अवाम को। यानी इसका मतलब ये है कि जो लीडर उस वक्त उस डेमोक्रेटिक मुल्क को लीड कर रहा होगा, अगर वो वॉर की तरफ भी जाएंगे तो डेमोक्रेसी में क्या है, लीडर जो है वो जवाबदेह होता है अपने अवाम को। तो इसलिए ये जो थ्योरी है ये जब इमैनुअल कैंट ने दिया था तो ये किस चीज़ के फेवर में है, डेमोक्रेसी के फेवर में। दूसरी जो थ्योरी है वो है कम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट या द सोसाइटी कम्प्रिहेंसिवनेस कंसेप्ट बाय प्लेटो। अब प्लेटो जो है, प्लेटो एक ऐसा बंदा था जो डेमोक्रेसी को लाइक नहीं करता था, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट था, वो बिल्कुल डेमोक्रेसी को मानता ही नहीं था। जैसे यहाँ पे इसने कंसेप्ट दिया है डेमोक्रेसी का, क्या कहते हैं, यानी कम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है ये अभी आपको समझ आ जाएगी। Plato's concept of a comprehensiveness society can be understood through his work The Republic। इसने एक बुक लिखी थी द रिपब्लिक, ठीक है, ये आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ी है ये बुक, लेकिन इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आपने वाकई फ़िलासफ़ी पढ़नी है या जो दूसरे प्लेटो से रिलेटेड है तो ये बुक आपने इसकी ज़रूर पढ़नी है। इन द रिपब्लिक प्लेटो डिस्कसेस हिज विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी गवर्न्ड बाय फिलोसफर किंग्स हु रूल विद विजडम एंड जस्टिस। प्लेटो का ये मानना था कि भाई एक मुल्क है या एक स्टेट है, उसको अगर लीड करना चाहे तो एक किंग को वो चीज़ देनी चाहिए, मतलब वो लीडरशिप जो है एक किंग का होना चाहिए। क्यों? उसने आगे वजह बताई कि उसके पास विजडम और जस्टिस होता है। किंग जो है वो इंसाफ करता है, किंग जो है उसके पास विजडम होता है, ठीक है। In his society, Plato proposes a hierarchical structure where individuals are assigned roles based on their abilities and virtues। और ये भी कहता है कि जब डिक्टेटरशिप होती है, मतलब सिंपल यहाँ पे डिक्टेटरशिप की बात की है, ये कहता है कि भाई जो डिक्टेटरशिप होती है यानी जो किंग वगैरह होते हैं वो हर किसी को उसने अपना कोई ना कोई काम दिया होता है कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है।
with the rulers, philosopher, kings guiding the state according to their comprehensiveness, understanding of truth, justice, and the good life. The concept reflects Plato's belief in the importance of knowledge and wisdom in governance, as well as his skepticism. यहाँ पे देखो वर्ड यूज हुआ है skepticism towards democracy and the rules of the masses. मतलब ये चाहता है कि भाई अवाम जो है वो लीड ना करे. एक डेमोक्रेसी एक मुल्क में नहीं होनी चाहिए. एक मुल्क में जो लीडर होना चाहिए वो एक किंग को होना चाहिए. ठीक है, क्यों? उसकी वजह उसने बताई, विजडम और जस्टिस उसके पास होती है. ठीक है, सो इट मीन्स ये जो थ्योरी है स्टेट सोसाइटी कम्प्रिहेंसिवनेस कंसेप्ट, या इसका दूसरा नाम जो है कम्प्रिहेंसिवनेस कंसेप्ट, ये प्लेटो ने दिया था. इसका मतलब, इसका सिंपल मतलब ये कहते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी ख़राब है. ठीक है, इनका मतलब, इसका मकसद क्या है इस थ्योरी का? ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी ख़राब है, डिक्टेटरशिप ख़राब नहीं. डेमोक्रेसी के थ्रू लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, पावर को डिसइंटीग्रेट किया जाता है, उस पावर का हर एक के साथ, हर एक के हाथ में आ जाना यूज़ करवा दिया जाता है. तो ये एंटी डेमोक्रेसी बात करते हैं. ठीक है, ये जो थ्योरी है ये एंटी डेमोक्रेसी है. सो दोस्तों यहाँ पे देखो हमने 2 पॉइंट्स किसके कवर कर लिए हैं, स्टेट सोसाइटी के. पहला था डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, दूसरा है कम्प्रिहेंसिवनेस कंसेप्ट, तीसरा है लिबरल कैपिटलिस्ट थ्योरी. दे सपोर्ट कैपिटलिज्म. ये जो लिबरल कैपिटलिस्ट थ्योरी है ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, मतलब सरमाएदाराना निज़ाम को सपोर्ट करते हैं. दे आर प्रो कैपिटलिस्ट. ये जो है, ये जो लिबरल कैपिटलिस्ट हैं ये प्रो कैपिटलिस्ट होते हैं. ठीक है, दे थिंक दैट कैपिटलिस्ट विल नॉट वांट दैट अ स्टेट शुड गो फॉर द वॉर. ये कहते हैं कि भाई जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि जो स्टेट्स होते हैं वो वॉर की तरफ जाए, यानी जो मुल्क होते हैं वो वॉर की तरफ जाए, वो लड़े, आपस में लड़े झगड़े. इन एवरी स्टेट अ कैपिटलिस्ट ग्रुप विल बिकम अ प्रेशर ग्रुप. यानी एक स्टेट है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. रशिया है, अमेरिका है. रशिया वो क्या है, वो एक कम्युनिस्ट है. ठीक है, मतलब वहाँ पे कैपिटलिस्ट का कंसेप्ट अगर है भी तो कुछ स्टेट्स या कुछ जगहों पे होगा. ठीक है, अमेरिका है, वहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम है. तो ये दोनों कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक स्टेट, यानी जो वहाँ पे जो कैपिटलिस्ट ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार की बात नहीं कर रहा, कैपिटलिस्ट ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यार एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट के साथ वॉर में जाए. क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनको नुकसान होगा. क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनके जो बिजनेसेस होते हैं वो उस स्टेट में भी होंगे, इस स्टेट में भी होंगे. तो इसलिए ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक स्टेट जो है वो वॉर की तरफ जाए. तो ये लिबरल कैपिटलिस्ट थ्योरी का कंसेप्ट है. यानी ये किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? ये प्रो कैपिटलिस्ट, यानी कैपिटलिज्म को सपोर्ट दे रहे हैं. उसके बाद है रेडिकल थ्योरीज. रेडिकल थ्योरीज क्या है? दे आर एंटी कैपिटलिस्ट. ये जो है एंटी कैपिटलिस्ट है. देयर कंसेप्ट इज दैट अ कैपिटलिस्ट ग्रुप्स सेल्स देयर वेपन्स टू रन देयर बिजनेस. एग्जाम्पल रशिया, यूएसए. ये कहते हैं कि भाई नहीं, जो कैपिटलिज्म है वो बिल्कुल गलत है, ये एंटी कैपिटलिस्ट. ये इनका, ये क्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में दी बताया कि इनके बिजनेसेस होते हैं, मतलब बिज़नेस होती है इनके. तो ये कहता है कि भाई इनके वाकई बिजनेसेस होते हैं, और वही बिज़नेस, इनका क्या बिज़नेस होता है? वेपन सेल करना. जैसे अमेरिका है, एक कैपिटलिस्ट स्टेट है. मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल अभी के अभी जो आजकल हो रहा है, यूक्रेन, उसको इसराइल उसको जो है अपना वेपन सेल करता है. क्यों? क्योंकि भाई उसके पास जो कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है वो उसके पास है, उसने अपना बिजनेस चलाना होता है. दुनिया जाए बाढ़ में, इसका ये कंसेप्ट है. अमेरिका क्या कंसेप्ट कि दुनिया जाए बाढ़ में, लोग मरे, चाहे मुसलमान मरे, कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं. हमारा मकसद है पैसा बनाना, और वो पैसा किस चीज़ के थ्रू बना रहे हैं? वेपन्स के थ्रू बना रहे हैं. तो ये कहते हैं कि एंटी कैपिटलिस्ट है. ये जो थ्योरी है रेडिकल थ्योरीज, ये एंटी कैपिटलिस्ट है. इसका ये मानना है कि भाई ये जो कैपिटलिस्ट है ये जो है अपना वेपन सेल करते हैं, तभी दुनिया में वॉर्स होते हैं, जंगें होती हैं, जैसे रशिया और यूएसए की मैंने एग्जांपल दी है. उसके बाद है डाइवर्जनरी वॉर. डाइवर्जनरी वॉर किसे कहते हैं? डाइवर्जनरी वॉर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसका. डाइवर्जनरी वॉर, जिसको हम वॉर द डॉग भी कहते हैं, स्ट्रेटजी रेफर्स टू द टैक्टिक्स यूज्ड बाय लीडर्स टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स और क्राइसिस बाय इनिशिएटिंग अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अब्रॉड. द आइडिया इज दैट बाय एंगेजिंग इन अ फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन और स्टार्टिंग अ वॉर, लीडर्स कैन रैली public support, boost national unity, and distract attention from issues such as economic downturns, political scandals, or social unrest.
बहुत ही ये आपके मुल्क में भी शायद आपको समझ आ जाए कि यार ये मेरे मुल्क पे भी हो रहा है। चाहे इंडिया, आपको इंडियन है ये वीडियो देख रहा है, पाकिस्तानी है, आपको समझ आ जाए कि वाकई ये मेरे मुल्क में हो रहा है। डाइवर्जनरी क्या था, डाइवर्जनरी वॉर। डाइवर्जनरी वॉर का मतलब ये है कि जब एक मुल्क में एक लीडर कुछ गलत करता है, ठीक है, मतलब उसकी हुकूमत चल रही हो और उसको लगता है कि यार अब अवाम जो है वो मेरे ख़िलाफ़ होने वाली है, तो वो कोई अटैक करवाता है या किसी मुल्क के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट देता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये जो हमारी बेचारी बोली बाली अवाम है वो बेवकूफ़ बन जाती हैं। उनका जो अटेंशन है वो उस तरफ चला जाता है। यानी जब कोई हुकूमत, कोई सरकार वो जो कोई स्टेटमेंट देता है तो वो उनका जो माइंड है वो उस स्टेटमेंट की तरफ जाएगा। या कोई अटैक करवाते, मुल्क के अंदर कोई अटैक करवाते हैं या किसी दूसरे मुल्क पे अटैक करवाते हैं, मतलब किसी कमज़ोर मुल्क पे जब अटैक करवाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो सारा जो माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए इसका नाम भी डाइवर्जनरी रखा गया है, मतलब हम डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई। इसकी एक एग्जांपल है शिफ्टिंग ब्लेम। लीडर्स में अटेम्प्ट, इसका सिंपल मतलब है ब्लेम करना, यार इल्ज़ाम लगाना, किसी मुल्क पे इल्ज़ाम लगाना। मैं कहता हूँ पाकिस्तान ये है, इंडिया ये है, तो मतलब इंडियन लीडर्स ये कहेंगे पाकिस्तान ये है, पाकिस्तानी लीडर्स ये कहेंगे इंडियन ये है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये एक शिफ्टिंग ब्लेम में आता है, ब्लेम में आता है। इट मीन्स हमारा जो माइंड है वो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है। जो मुल्क में हो रहा होता है वो सबसे हमारा जो माइंड है वो हट जाएगा। उसके बाद है इंटरनल स्टेट dynamics. Internal state dynamics typically refers to the political, social, and economic dynamics within a particular state or country. These dynamics can include factors such as governance structures, political parties, public opinion, socio-economic disparities, cultural diversity, and more. Understanding internal state dynamics is crucial for analyzing a country's stability, development, and potential challenges. देखो, इंटरनल स्टेट डायनेमिक्स का मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब है कि मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये लोगों का कन्फ्लिक्ट होता है तो इस वजह से लोग वॉर में चले जाते हैं। ये सिविल वॉर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। मतलब मुल्क में जो सिस्टम चल रहा होता है उसमें कुछ ऐसा गलत चल रहा होता है, ठीक है, ग्रुप्स बने होते हैं, तो उससे क्या होगा, एक वॉर होती है, मुल्क के अंदर ये वॉर होती है, ठीक है। ये कॉजेज़ ऑफ वॉर में ये मुल्क के, जैसे सिविल वॉर है अमेरिका में हुई थी, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल में ये पॉलिटिकल डायनामिक्स, द सिविल राइट्स मूवमेंट अकर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी एक एग्जांपल भी दी गई है। इंटरनल स्टेट डायनामिक्स इंक्लूडेड स्ट्रगल फॉर वोटिंग राइट्स, और ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा कि आपने आज सर्च करना है सिविल वॉर इन अमेरिका, ठीक है। तो आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी कि सिविल वॉर किस तरह हुई थी और क्यों हुई थी, उसके वजूहात क्या थे। तो आप उस सिविल वॉर की एग्जांपल इसमें रख सकते हैं, इंटरनल स्टेट डायनामिक्स में, ठीक है। तो ये इजी है। कन्फ्लिक्ट ओवर द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट रेफर्स, इसका क्या मतलब है, ये जो है इसका मतलब ये है, रेफर्स टू डिसएग्रीमेंट्स और डिस्प्यूट्स विद द नेशन रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर. This conflict often involves debates over the allocation of authority between different layers of government, such as federal, state, and local, the rights and responsibilities of individual states or regions within a country, and the relationship between government institutions and the population. जब भी किसी मुल्क का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, उनमें डिवीज़न होती है, ग्रुप्स बने हुए होते हैं, कुछ किसी स्ट्रक्चर को तो कुछ किसी और स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इस तरह से स्टेट जो है सिविल वॉर की तरफ चली जाती है। मतलब इसमें भी जो स्टेट है उसमें ग्रुप्स बने होते हैं, जैसे पीटीआई है, नून लीग है, पीपीपी है। जब इनके आपस में नहीं बनते तो दरमियान में किसको रगड़ा जाता है, आवाम को, और वो समटाइम्स वही चीज़ सिविल वॉर में चेंज होती है। सिविल वॉर में मीन्स लाइक एक दूसरे पे हमले करना, पीटीआई बंदे जो हैं नून लीग को मारेंगे, नून लीग जो है पीपीपी, इस तरह मतलब आपस में क्लैशेस बन जाते हैं। तो ये जो है कन्फ्लिक्ट ओवर दी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेट, ये नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इसकी एग्जांपल है अमेरिकन सिविल वॉर, इसकी बेस्ट एग्जांपल है, ये भी आप कर सकते हैं या अपने मुल्क का बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने दो कंसेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। पहला था इंडिविजुअल, उसमें 3 पॉइंट्स थे। दूसरा है स्टेट या सोसाइटी, उसमें भी 3-4 पॉइंट थे, 3-4 तो नहीं 5-6 पॉइंट्स थे। अब आते हैं तीसरा कंसेप्ट, इसका ग्लोबल है। ग्लोबल के भी कुछ कंसेप्ट से आगे मैंने देखो यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं।
सो ग्लोबल में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इरिडेंटिज्म। इरिडेंटिज्म क्या है? इज़ व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस दे बिलीव शुड बिलोंग टू देम because of history, culture, or ethnicity, even if it's currently ruled by someone else. इरिडेंटिज्म का कंसेप्ट ये है कि जब एक मुल्क का लीडर ये क्लेम करता है कि भाई ये जो एरिया पे एक मुल्क बना हुआ है, या जो एक मुल्क वहाँ पे एक हुकूमत लीड कर रही है, ये एरिया हिस्टोरिकली, कल्चरली और इथेंसिटी के उस हाउस से ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो ये जब ये क्लेम करता है, इसको हम क्या कहेंगे? इरिडेंटिज्म। तो इससे क्या होगा? समटाइम्स वॉर भी होती है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे। ग्रीक्स थॉट सम एरियाज इन टर्की शुड बी ग्रीक बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल टाइज। ग्रीक वालों ने क्या कहा कि भाई टर्की में जो कुछ एरियाज़ है वो मेरे हैं। क्यों? क्योंकि कल्चरल टाइज की वजह से। दूसरा, अर्जेंटीना बिलीव्स, ये दो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स रेस किए हैं, मींस हाईलाइट किए हैं। तो दूसरा पॉइंट है अर्जेंटीना बिलीव्स दैट फॉकलैंड आइलैंड्स शुड बी देयर्स बिकॉज ऑफ हिस्ट्री। तो ये भी कहते हैं कि भाई ये जो आइलैंड्स है फॉकलैंड्स के, ये हमारे हैं हिस्ट्री में अगर देखें। अफ़गानिस्तान भी ये क्लेम करता है कि भाई पाकिस्तान का जो एरिया है, कुछ एरिया है वो हमारा है। जैसे बलूचिस्तान की बात ये लोग समटाइम्स करते हैं, ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान का क्लेम है। अटक की बात करते हैं। हिटलर ऑन दी वर्ल्ड, हिटलर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वर्ल्ड वॉर वन जब हुई, हिटलर जब 1928 में कहता है कि भाई मैंने अपनी आर्मी बनानी है, जब आर्मी बनाई तो इसने कहा कि यार जो मेरे कुछ ममालिक हैं, मतलब जो कुछ ममालिक हैं वो मेरे अंडर होते थे, तो वो मेरे एरिया में आते हैं, तो ये दोबारा उन पे अटैक्स करता है। उसकी वजह क्या है? इरिडेंटिज्म। इट मीन्स जब ये कुछ होगा तो ऑब्वियसली लोग वॉर की तरफ जाएंगे, तो ये कॉजेज़ में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इट मीन्स दैट पीपल हैव द फ्रीडम टू चूज देयर ओन पॉलिटिकल स्टेटस, determine their own form of government, and pursue their economic, social, and cultural development. In simple terms, it's about a group of people having the right to decide their own future, including whether to remain part of the country or to become independent. This principle is often invoked in discussions about independence movements or autonomy for certain regions or peoples. ठीक है। सेल्फ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब ये है, इसमें जो अवाम होती है वो ये कहती है कि भाई हमने ही डिसाइड करना है, हमने कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, ठीक है। तो ये सिंपल इसका कंसेप्ट है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है, डी कॉलोनाइजेशन मूवमेंट्स। मैनी फॉर्मर कॉलोनीज फॉट फॉर एंड गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉलोनियल सच एज इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड अल्जीरिया फ्रॉम फ्रेंच रूल। इन्होंने भी ये डिसाइड किया कि भाई हमने अलग रहना है, हमने तुम्हारे साथ नहीं रहना। फाइट हुई, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, लोग मरे, उसके बाद तुम्हें इंडिपेंडेंस डे मिली, ठीक है। तो ये किस चीज़ में आता है? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन में। इसकी दो एग्जांपल और भी है, फ़लस्तीन एंड कश्मीर इशूज़। कश्मीरीज़ क्या कहते हैं या फ़लस्तीनियन क्या कहते हैं कि भाई हमने आज़ाद रहना है, हम पे किसी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कश्मीर वाले कहते हैं कि भाई या तो हमें पाकिस्तान के साथ रहने दो या हमें आज़ाद रहने दो। बट नो, इंडिया वहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब वहाँ पे उसने अपनी फ़ौज तैनात की है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये उसमें आ जाता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगर आप कश्मीरीज़ को पूछते हैं तो वो ऑब्वियसली कहेंगे कि भाई हमने या तो पाकिस्तान के साथ रहना है या अपना एक अलग स्टेट बनाना है। मैं नहीं कहता सारे कश्मीरी कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, या सारे कहें कि हमने इंडिया के साथ नहीं रहना। शायद कुछ हो जो इंडिया के साथ रहना चाहेंगे, बट इट मीन्स यू मस्ट गिव देम राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट्स। ओके। देन फ़लस्तीन भी यही बात करते हैं कि भाई हमने आज़ाद रहना है, हमारे एक आज़ाद स्टेट तो है, लेकिन जो आजकल हालात चल रहे हैं ये तो ऑब्वियसली आप उनसे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो एक जो उनका राइट है वो उससे छीन रहे हैं। मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो राइट है वो आप उससे छीन रहे हैं। हिस्टोरिकल साइकिल्स ऑफ वॉर एंड पीस, ये जो है थर्ड कंसेप्ट है, थर्ड पॉइंट है। यस, पहला जो है ये है, दूसरा ये हुआ, और तीसरा हिस्टोरिकल साइकिल्स ऑफ वॉर एंड पीस। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थीरी है या पॉइंट है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉर्स क्यों होती हैं। देखो यहाँ पे आप फोकस करना है साइकिल्स ऑफ वॉर एंड पीस वर्ड पे। इसका मतलब क्या है? द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल साइकिल्स ऑफ वॉर एंड पीस रेफर्स टू द आइडिया दैट थ्रू आउट हिस्ट्री there have been recurring patterns or cycles of conflict and tranquility among nations and civilizations like World War I and II। इसका सिंपल मतलब ये है, ये जो बंदा है टोनी बी
टोनी बी ने क्या कहा था? टोनी बी ने कहा था कि दुनिया के अंदर होता ही इस तरह से है कि एक साइकिल ऑफ वॉर एंड पीस चल रहा होता है। जब वॉर होती है तो इसका मतलब है पीस इज़ इन मेकिंग, और जब पीस होती है तो वॉर इज़ इन मेकिंग। जैसे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन हुई, पीस आया, मतलब अमन या शांति हुई। उसके बाद क्या है? वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई। मीन्स दे वर मेकिंग देयर सेल्स फॉर द वर्ल्ड वॉर टू। अब वर्ल्ड वॉर टू हो चुका है, अमन आया है, एक शांति है दुनिया में, लेकिन ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर थ्री भी होने वाला है, और होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे आजकल के हालात है, फ़लस्तीन है, कश्मीर है, सीरिया है, इसी तरह अफ़गानिस्तान है, बहुत सारे ममालिक हैं। तो इन पे जो हालात बने हुए हैं, ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर थ्री का बहुत ज़्यादा, लाइक वर्ल्ड वॉर थ्री के बहुत सारे चांसेस हैं। तो ये टोनी बी ने ये कंसेप्ट दिया था वर्ल्ड वॉर वन और टू, यानी ये जो थ्योरी है। तो इसका ये अब मैंने बताया ना कि आप अंदाज़ा लगा साइकिल ऑफ वॉर एंड पीस, मतलब अगर वॉर है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अब पीस आएगा, अगर पीस है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अब वॉर है, वॉर आने वाला है। उसके बाद है टुसिडाइड्स ट्रैप। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द टुसिडाइड्स trap is a concept popularized by political scientist Graham T. Ellison in his book Destined for War: Can America and China Escape Twenty-Sides Trap? It refers to the idea that a rising power like China and an established power like the United States are likely to clash, leading to war, as described by the ancient Greek historian Thucydides. देखो, इसका सिंपल कंसेप्ट क्या है? टुसिडाइड्स का कंसेप्ट ये है, टुसिडाइड ने ये कहा था, ये भी एक बंदे का नाम है, ठीक है, कि वर्ल्ड के जो टॉप पावर्स होती हैं वो वोलेटाइल होती हैं, और दूसरी नंबर पे होती है वो स्टेबल होती है। और ये जो दूसरे नंबर वाला अपने पावर को मैक्सिमाइज़ करती है, जब नंबर वन वाली ये देखती है कि जो गैप है वो कम पड़ गई है, तो वही नंबर वन वाली कन्फ्यूजन में आके नंबर टू पे हमला कर लेती, और इस तरह वॉर हो जाती है। ठीक है, मतलब इसमें एक दो ममालिक हैं, जैसे चाइना और इंडिया, क्या कहते हैं यार, अमेरिका। अमेरिका कहते हैं कि भाई मैं स्टेबल हूँ या वोलेटाइल हूँ, तो दूसरा कहता है कि भाई मैं भी तो स्टेबल हूँ, चाइना कहता है। तो इस तरह वो एक दूसरे को मतलब जब देखते हैं कि यार इससे क्या होगा, ये जो है मुझसे आगे निकलेगा या ऐसा ना हो अटैक कर दे, उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो दूसरा है वो उस पर अटैक, जो नंबर वन वाली कन्फ्यूजन में आके नंबर टू पे हमला हो, यानी जो अमेरिका है वो किस पे हमला करेगा? चाइना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे पता नहीं हमला होगा या नहीं होगा, बट मतलब अमेरिका जो है इस कन्फ्यूजन में आके किस पे हमला करेगा? चाइना पे हमला करेगा। ठीक है, क्योंकि वो उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है लास्ट कंसेप्ट। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आई ट्राइड कि इसको शॉर्ट कर सकूँ। It was developed by AFK. क्या theory है? Power transition theory. It was developed by AFK Organsaki and further elaborated by other scholars like Robert Gilpin and Robert Keohane. Examines the causes and dynamics of war and peace in international relations. The theory revolves around the shifts in global power distribution and their implications for stability or conflict. इस थ्योरी का कंसेप्ट ये है, इसमें ये कहा गया था, जैसे उसने ये कहा, मतलब ये जो हमारे जो क्या कहते हैं ऑर्गेनसाकी है, उसने ये कहा है कि फर्स्ट पे जो पावरफुल स्टेट होती है, ठीक है, फर्स्ट पे जो पावरफुल स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, यानी जैसे अमेरिका है वो ज़्यादा स्टेबल है, और सेकंड वन जो है वोलेटाइल होता है। वो ये सोचता है कि मैं पीछे सबको तो पावर में छोड़ के आ चुका हूँ, तो ये सेकंड वन जो है एग्रेसिवली अपने पावर को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करता है, और ये भी सोचता है कि जो सबसे पावरफुल स्टेट है वो मेरे ऊपर अटैक ना कर दें। तो इसी डर में ये फर्स्ट पावरफुल स्टेट ये अटैक करती है और यू वॉर जो है स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई टॉपिक आप लोगों ने सजेस्ट करना हो तो वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझा सकूँ स्ट्रेटेजिक अप्रोच इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।